इस बैक पेन की वीडियो को मैंने एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉजेज, एक्सरसाइजेस एंड रेमेडीज। रेमेडीज में मैं आपको न्यूट्रिशन भी बताऊंगी, डाइट भी बताऊंगी। जो कॉजेज है वो उसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे, एक्सरसाइजेस का पार्ट लंबा रहेगा और रेमेडीज भी जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, सब कैसे हैं सारे? आज एक्चुअली मैं थोड़ी सी एग्जॉस्टेड हूँ, सो मैंने ये सोचा कि आज मैं अपने इस एग्जॉस्ट होने का थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊंगी। मेरे को एक्चुअली बैकएक हो रही है, तो आज हम बैकएक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मुझे एक्चुअली एक्सरसाइजेस करनी थी और फॉर्चुनेटली मेरा फिटनेस और हेल्थ न्यूट्रिशन का ब्लॉग है, तो मैं ऑब्वियसली ये अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो हम जिन एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो एक्सरसाइजेस अगर आप रोज़ का सिर्फ 5 मिनट करते हो और 7 दिनों के लिए कॉन्टिन्यूसली करते हो, तो मतलब मैं टोटल गारंटी नहीं ले रही, बट यस 80% आपका बैक पेन का जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। और ये मैं लोअर बैक पेन की ही बात कर रही हूँ। और जिन एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो एक्सरसाइजेस मैंने अपने ऊपर की हुई है डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद भी डिस्क की पेशेंट हूँ। सो मैं आमतौर पर ये एक्सरसाइजेस करती ही हूँ, और मैं अभी डिस्क वाली एक्सरसाइजेस नहीं डिस्कस करूँगी। मैं इन जनरल लोअर बैक पेन की जितनी एक्सरसाइज होती है वो सब डिस्कस करूँगी। जल्दी लोअर बैक पेन के कॉजेज पता कर लेते हैं। लोअर बैक पेन के कॉजेज को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है बॉडी फैक्टर्स। बॉडी फैक्टर्स में अगर आप एज में ज़्यादा हैं, अगर आप अदरवाइज भी प्रेग्नेंट हैं, या फिर फीमेल्स में ज़्यादातर जो लोअर बैक पेन है वो कॉमन होता है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कॉजेज ऑफ बैक पेन में इज़ मूवमेंट। आप अपनी बॉडी में मूवमेंट किस तरीके का कर रहे हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और अपनी बैक को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रॉपर पोस्चर में रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बैक पेन होगा। थर्ड रीज़न है स्ट्रेन। स्ट्रेन हम किस तरीके से देख सकते हैं। स्ट्रेन आपको मान लीजिए किसी जगह की मूवमेंट से स्ट्रेन हो जाता है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसी ऑकवर्ड मूवमेंट कर ली जिसकी वजह से आपको स्ट्रेन हो सकता है, या फिर आपको जो स्ट्रेन है वो प्रोलॉन्ग सिटिंग से होगा, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से होगा, किसी भी तरीके से आपकी बैक पे स्ट्रेन पड़ेगा तो आपको लोअर बैक पेन होगा। फोर्थ रीज़न है जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसका आइडिया आप अपने आप नहीं लगा सकते हैं, उसको आपको किसी स्पेशलिस्ट की मदद से ही डिस्कवर करना पड़ेगा। इट इज़ स्ट्रक्चरल। अगर आपकी स्पाइन में कुछ भी स्ट्रक्चरल गड़बड़ होती है, जैसे कि डिस्क का प्रॉब्लम होता है, तो डिस्क के प्रॉब्लम में भी एक्चुअली 4-5 टाइप का होता है प्रॉब्लम। डिस्क का नहीं, आई एम सॉरी, स्पाइन का जो प्रॉब्लम होता है वो भी 3-4 तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मेजर जो होता है वो डिस्क होता है। तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में मैं आपको बेसिकली डिस्क के बारे में बता रही हूँ। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो भी आपकी स्पाइन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है उसके साथ कुछ भी होता है उसको हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, और हम इसकी डीप में नहीं जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम कॉजेज ही डिस्कस कर रहे हैं। कॉजेज खत्म। तो पहली एक्सरसाइज है, अपने घुटनों को आपको अपनी छाती के पास लेके आना है और अपने घुटने से अपनी छाती को प्रेस करने की कोशिश करनी है, और इसको आपको पोजीशन को होल्ड करना है फॉर 30 सेकेंड्स। इससे आपकी लोअर बैक में प्रेशर आएगा और आपके थाइज में प्रेशर आएगा। जब आप इस तरीके से पैरों को खोलेंगे तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे। सेम प्रोसेस दूसरे पैर के साथ रिपीट करना है फॉर 30 सेकेंड्स, और ये आपको टोटल 5 टाइम्स करना है। अब हम बात करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। उसमें आपने एक पैर के साथ ये किया था, अब आपको दोनों पैरों को अपनी छाती के साथ लगाना है और यहीं पे होल्ड करके स्टे करना है फॉर 30 सेकेंड्स। जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर एक्चुअली, और फिर आपको रिलैक्स्ड हो जाना है। और ये सेम प्रोसेस आपको 5 टाइम्स रिपीट करनी है, एंड ईच टाइम फॉर 30 सेकेंड्स। अब हम तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी स्पाइन के नीचे लेके जाना है आपको, जहाँ पे भी आपको लोअर बैक पेन होती है वहाँ पे,
और हाथों की पोजीशन एक के ऊपर एक रहेगी। हाथों को कमर के नीचे प्लेस करने के लिए घुटनों को मोड़ के कमर को उठा लें और उसके बाद फिर पैरों को दोबारा सीधा कर लें। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी स्पाइन से अपने हाथों को दबाने की कोशिश करनी है और 30 सेकंड्स के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप थोड़े सेकंड्स के लिए होल्ड करें स्टार्टिंग में और धीरे धीरे फिर इसकी अवधि को बढ़ाएं। ये एक्सरसाइज देख के आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअल में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज में से एक है जो लोअर बैक एक में बहुत कारगर साबित होती है। इसको भी आपको 5 टाइम रिपीट करना है 30 सेकेंड्स के लिए। अब हम 4th एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पेट के बल लेट जाना है और हाथों को जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है इस तरीके से मोड़ कर रखना है। हाथों की एग्जैक्ट पोजीशन यही होनी चाहिए जो मेरी है। मैं एक बार आपको ये फ्रंट कैमरा में भी करके दिखाऊंगी। मेरे बालों की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, आई एम रियली सॉरी। हथेलियों को इसी तरीके से फ्लोर पे रखना है और फिर अपनी कमर को उठाकर ऊपर छत की तरफ देखना है। अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप इतना एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो आप थोड़ा सा कम एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। एग्जैक्टली ऐसे। और गर्दन भी अगर आप दर्द हो रही है तो आप सीधी कर सकते हैं। ये उठने वाली पोजीशन को आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से होल्ड करना है। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं स्टार्टिंग में इसको नहीं होल्ड कर पाती थी, बट धीरे धीरे मैंने स्ट्रेंथनिंग के बाद इसको काफ़ी अच्छे से करना सीख लिया है। नीचे आके रिलैक्स करें और पैरों को आप जैसे देख रहे हैं तना हुआ, आपको इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान पैरों को इसी तरीके से तना हुआ ही रखना है। अगर आप इतना नहीं उठ पाते हैं तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इतना ना उठें। आप जितना उठ पा रहे हैं आप उतना ही उठें अपने बैक के कंफर्ट के हिसाब से। इसका कोई टाइमिंग नहीं है, इसको भी आपको 5 टाइम्स ही करना है। 30 सेकेंड्स के लिए मैं होल्ड करने को नहीं बोलूँगी, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करें, बट 5 बार करें। 5th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पैरों को सीधा रखें, हाथों को इस तरीके की पोजीशन में रखें और सिर नीचे रखें और एक पैर को उठाएं हवा में फॉर 45 डिग्रीज। ध्यान रखें घुटनों को सीधे रखना है, मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं ढंग से। और जितनी देर आप हवा में होल्ड कर सकते हैं पैरों को उतनी देर होल्ड करें, ताकि आपकी लोअर बैक में थोड़ा सा प्रेशर फील हो आपको। मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर पाती हूँ। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत टफ लगती है और मैं इसको जल्दी अटेम्प्ट करती भी नहीं हूँ, बट ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है फॉर बैक पेन। अब हम 6th एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम डर्टी डॉग है। सुनने में काफ़ी फ़नी लगता है। इसमें एक्चुअली आपको डॉग पोजीशन में आ जाना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको हंचिंग करनी है अपनी बैक की और अपने बैक को अंदर की तरफ खींचना है। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने अपनी बैक के कर्वेचर को बिल्कुल सी शेप बना लिया है और फिर मैं इसको हंच करके डी शेप बना लूँगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बैक को जब नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो पूरा एक्सटेंडेड रहना चाहिए, नेक भी, बट्स भी और स्पाइन भी। और जब आप हंच करते हैं तो सब चीज़ें उसी तरीके से इन्वर्टेड सी शेप में आनी चाहिए। ये भी आपको कंफर्टेबली जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, बैक पे ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी 5 टाइम्स रिपीट करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ अपनी बैक को ज़्यादा घिसाएं ना सॉरी, प्लीज़ अपनी बैक को ज़्यादा अनकम्फर्टेबली एक्सरसाइज ना करवाएं। अगर आप कर सकते हैं तो ये अटेम्प्ट करें। 7th एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। पीठ के बल लेट जाना है, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा ऐसे स्केयर क्रो जैसा रखना है, जो वो खेतों में खड़ा किया होता है ना चिड़िया भगाने के लिए, बिल्कुल वैसे सीधा। घुटनों को मोड़ लेना है। अब क्या करना है, दोनों घुटनों को एक साथ लेफ़्ट साइड लेके जाना है और फेस को राइट साइड। और अगर घुटने राइट साइड जा रहे हैं तो फेस जाएगा लेफ़्ट साइड, यानी ऑपोजिट तरफ से। कोशिश करनी है दोनों घुटनों को साथ में जोड़ के
बिल्कुल जैसे मैं लेके आ रही हूँ इस तरीके से लेके आएँ और फेस को जितना उधर ऑपोजिट साइड मूव कर सकते हैं उतना ऑपोजिट मूव करें। मेरे घुटने थोड़े से अलग हो गए हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, घुटने साथ में ही रखने हैं और इससे बैक की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बैक एक हो रही है, अगर इस एक्सरसाइज को आप पूरी स्ट्रेचिंग के साथ कर लेते हो तो ये आपको सडन रिलीफ, एकदम से रिलीफ जो होता है वो दे देती है। सेम प्रोसीजर है, अब दूसरी साइड रिपीट करेंगे। फेस इस तरफ, घुटने उस तरफ। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना ही करें। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा पुश देने की ज़रूरत नहीं है, जितना होता है उतना ही करें। इसको भी 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। जल्दी रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि रेमेडीज़ क्या हैं, आप कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं बैक पेन को। सबसे पहली बात, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, अगर आपको बैक पेन है ड्यू टू सम अदर रीज़न, किस एक्सटेंट तक का बैक पेन है कि आपको जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ये करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप वीडियो पे रिलाई ना करें। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाएं, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। सेकेंड थिंग, अगर आपका एक्सटेंट ऑफ पेन इतना ज़्यादा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो डोंट गो फॉर एनी एक्सरसाइजेज, एनी न्यूट्रिशन, नथिंग। जस्ट बेड रेस्ट लीजिए, एनाल्जेसिक्स लीजिए या प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस लीजिए जो भी आपको डॉक्टर ने दिया है, एंड उसके बाद फॉलो फिजियोथेरेपी। एक्चुअली अगर आपका एक्सटेंट ऑफ पेन कम है कि इतना है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो और 5-6 दिन में ठीक हो जाते हो, तो डेफिनेटली जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और अगर आप इनको करते हो तो हो सकता है अभी आप 5-6 दिन में ठीक होते हो, आप धीरे धीरे 2-3 दिन में इम्प्रूव कर जाओ और फर्दर आपको जो ये बैक पेन है ये काफ़ी लंबे टाइम बाद हो। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले अपना पॉस्चर जो है उसको प्रॉपर रखना है। पॉस्चर बिल्कुल ठीक रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी तो आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी। दूसरी चीज़, आपको सोते टाइम पे ध्यान रखना है कि आपका पॉस्चर गड़बड़ ना हो। आपको या तो कोशिश करनी है कि पिलोज वगैरह आप अवॉइड करें, फ्लैट बेड पे सोएं और जो आपका मेट्रेस है वो ज़्यादा गद्देदार ना हो। आपकी स्पाइन को किसी भी तरीके की मतलब ऐसे ऊपर नीचे वाली पोजीशन में ना रहना पड़े, ना गुजरना पड़े। और आपको अपने बॉडी वेट पे कंट्रोल करना है। आपका अगर वेट ज़्यादा है तो दैट मे कॉज ऑल्सो लोअर बैक पेन। और दूसरी चीज़, मोबाइल में, फ़ोन में या कंप्यूटर में अगर आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं और ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिए बीच बीच में और उसके बाद फिर उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। सो अब हम बात करेंगे कि अगर आप डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बैक पेन और आपकी लोअर बैक को एक स्ट्रेंथनिंग मिले। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अदरक जो होता है और हल्दी जो होती है इनमें एक्चुअली एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप इनको अगर कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बैक में या इधर उधर जिस भी तरफ मसल्स में या कहीं पे भी थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन या कुछ भी हो तो डेली बेसिस पे इनको कंज्यूम करने से वो चीज़ आपकी हील हो जाए और ठीक हो जाए। तो बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। अगर आप डेली कंज्यूम भी कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंजर को आप एक्चुअली गर्मी के करके थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बट दिन में एक बार तो फिर भी लिया ही जा सकता है। सो आपको जिंजर के साथ क्या करना है, आपको जिंजर वाटर पीना है। 1 कप या 2 कप पानी ले लें और उसमें जिंजर डाल के उसको उबाल लें। उबाल के काट लेना है। 2 कप पानी है तो वो 1 कप रह जाना चाहिए, 1 कप पानी है तो वो आधा रह जाना चाहिए। बिल्कुल आधा उसको काट देना है और फिर उसको छान के पी लेना है। दूसरी चीज़ है, आपको हल्दी के साथ क्या करना है, हल्दी वाला दूध पीने की कोशिश करनी है। अगर आप रात को या दिन में किसी भी एक टाइम पे हल्दी वाला दूध कन्वीनियंटली पी सकते हैं तो प्लीज़ उसको पीजिए। कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है बल्कि। सो अब मैं बताऊंगी कि आप डाइट के थ्रू किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डाइट में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर बैक पेन। इट इज़ कैल्शियम, विटामिन D3 एंड प्रोटीन। तो विटामिन डी एक्चुअली जो है उसका नेचुरल सोर्स सनलाइट होता है, सबसे मेजर सोर्स। बट अदरवाइज अगर आप चाहते हैं विटामिन डी का कंजप्शन तो आप कॉल्चिकैल्सिरॉल के सैशे आते हैं वो ले सकते हैं। विटामिन D3 के सैशे के नाम से भी आते हैं वो। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ये ले सकते हैं कॉल्चिकैल्सिरॉल सैशे। ये आपको 7 वीक्स के लिए लेना होता है। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लेना होता है आपको दूध में घोल के। ये एक्चुअली क्या करता है, विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली अगर आप विटामिन डी अच्छे से ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा।
सो मैं आपको सजेस्ट ही करूँगी, इट इज़ अ डिस्क्लेमर, आई एम जस्ट सजेस्टिंग, आई एम नो वन टू प्रिस्क्राइब। सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आप विटामिन D3 डेफिनेटली अगर कंज्यूम कर सकते हैं तो करें, बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आई पर्सनली हैव यूज्ड इट मैनी टाइम्स। तो उसके बाद बात करेंगे कैल्शियम और प्रोटीन के बारे में। कैल्शियम और विटामिन D3 एक साथ काम करते हैं, आपकी बोन्स को मजबूत बनाते हैं। जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और उनको बाइंड करने में हेल्प करता है, ताकि आपकी जो स्पाइन है उसका जो पोस्चर सीधा आप रखना चाहते हैं उसको सीधे रखने में आपको हेल्प मिले। जितनी आपकी मसल्स स्ट्रेंथन होंगी उतनी ही आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और उतनी ही उनकी मसल्स की पकड़ मजबूत होगी कि आपकी हड्डी यहाँ वहाँ हिल ना पाए। जस्ट अ लेमैन लैंग्वेज, यू नो। तो कैल्शियम और प्रोटीन के नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है वो बताती हूँ मैंने एक्चुअली नोट डाउन कर रखे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। एलमंड्स जो होते हैं वो नट्स में से, जितने भी नट्स होते हैं, काजू बादाम किशमिश कुछ भी जो भी होता है, उसमें से जो बादाम होते हैं, एलमंड्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आप एलमंड्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज ब्रोकली जो जितनी सारी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें मोस्टली सब में कैल्शियम होता है। स्पिनच में नहीं होता, पालक में नहीं होता इतना, तो बाकी जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं सब में कैल्शियम होता है। ब्रोकली में सबसे ज़्यादा एक्सटेंट में होता है। उसके बाद एग्स, सबको पता है कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। न्यूट्रीज जिसको हम एक्चुअली हम लोग तो सोयाबीन भी बोल देते थे, बट बाद में पता लगा सोयाबीन कुछ और होता है, आई एम सॉरी। तो न्यूट्रीज यूज कर सकते हो आप। न्यूट्रीज प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। पनीर, इट इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एज वेल एज प्रोटीन। एंड उसके बाद पल्सेस यूज कर सकते हो आप। पल्सेस यानी आप अच्छी और खूब बढ़िया मात्रा में दालें खाएं। दालों में मेनली चने की दाल, जो काला चना होता है, ब्लैक ग्राम, उसकी दाल खाएं, वो काफ़ी अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है। एंड देन दूध, सबको पता है कैल्शियम का सोर्स है। अच्छा, और दही, एक्चुअली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, दूध से बेटर कैल्शियम का सोर्स दही होता है। सो आप अगर दही अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको दूध कम कर सकते हैं आप, बट अगर आप दूध भी नहीं कंज्यूम कर रहे, दही भी नहीं कंज्यूम कर रहे, तो फिर आप तो सबसे ज़्यादा गलत हो ना, आपसे तो गलत कोई है नहीं। और लास्ट सोर्स मैं एक्सप्लेन करूंगी चिया सीड्स एक्चुअली जितने भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं उन सब में से सबसे कम सबसे कम कैल्शियम होता है इनमें, बट यस जितनी भी सीड्स की हम बात करें उसमें से एक गुड एक्सटेंट और गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम चिया सीड्स में ही पाया जाता है। सो गाइज, मैंने ये जितना कुछ भी एक्सप्लेन किया है इसमें से कुछ भी ऐसे यहाँ वहाँ से पकड़ा हुआ नहीं है। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बताती रहती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल लगेगी और आप बहुत ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। मैंने कुछ ज़्यादा आपको मंत्र पढ़ने को नहीं बोला है, बहुत डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है। और इसमें कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ गो फॉर दिस, क्योंकि आपकी अपनी सेहत आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो मैं एक्चुअली हेल्थ सेटअप में काम करती हूँ और मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। जो लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं वो बाकियों के लिए भी सोच रहे हैं, और जो लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते वो ना अपने लिए सोच रहे हैं ना किसी और के लिए सोच रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, thumbs up, bell icon, and bye bye. Take care. Shabak hai.